हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। तो 1922 तक जो राइट टू फ्रीडम दिए गए हैं उसमें से आज हम आर्टिकल 19 जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके बारे में कहता है। तो इसके बारे में हम देखने वाले। तो ये दिस आर्टिकल गिव्स वेरियस फ्रीडम्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडियन सिटीजन के लिए ये ओनली इंडियन सिटीजन के लिए ही ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट है। These freedoms are available to the citizen, natural person and not legal person like company, corporation। तो ये लीगल पर्सन के लिए राइट नहीं है, इसमें कंपनी आती है, कारपोरेशन आता है, इनके लिए नहीं है। ओनली नेचुरल पर्सन सिटीजन के लिए राइट अवेलेबल है। तो इन पहले आर्टिकल 19 में 7 फ्रीडम दिए गए थे। तो उसमें एक फ्रीडम जो है फ्रीडम टू प्रॉपर्टी, ये एबॉलिश कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1F था। तो उसे 20 जून 1979 ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे एबॉलिश कर दिया गया है। तो अभी जो है वो ओनली 6 फ्रीडम अवेलेबल है। तो उसमें देखते हैं। फर्स्ट जो है फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A कहता है। नेक्स्ट जो है राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1B कहता है। नेक्स्ट जो है वो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, जो कहता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1C में। तो नेक्स्ट जो है फोर्थ राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1D कहता है। फिफ्थ जो है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1E में कहता है। नेक्स्ट जो है लास्ट 6 राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, तो इसके बारे में कहता है। तो ये 6 इम्पोर्टेंट फ्रीडम्स है। तो इसमें दीज वेरियस फ्रीडम्स प्रोमोट द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड कैरी democratic value for national integrity. However, the freedoms guaranteed by Article 19 subclause 1A are not absolute. Each of these rights is liable to be a control, curtail and regulate to some extent by law made by the parliament or state legislature. Article 19 confers certain fundamental rights on the citizens and non-citizens of India। तो इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है कि उसमें कर्टेल या कंट्रोल या रेगुलेट करने के जो फ्रीडम दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम, उनको कंट्रोल या कर्टेल या रेगुलेट करने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है। तो इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो ये कहाँ से और कब आए? तो इसमें एक केस लॉज है, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1978 का था। इसमें कहा गया था कि इट गिव्स एन एडिशनल डायमेंशन ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 टू आर्टिकल 19(6), which lays down grounds of purpose for which legislature can impose reasonable restriction on these rights. Thus, no right is absolute and it put limitation on legislature। तो legislature को ऐसे कुछ पावर दी है जो लिमिटेशन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में। तो इसमें आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट 6 फ्रीडम फ्रॉम स्टेट एक्शन, देयरफॉर वायलेशन ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ private individual is not coming without its purview. Article 19(2) to Act 19(6) gives various restrictions upon this freedom. These restrictions serve twofold purposes. इसमें 19 सब क्लॉज 2 में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए हैं, जिसमें 2 पर्पज है जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाने के। दीज फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन। सेकंड है दे पुट लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू रिस्ट्रिक्ट दीज फ्रीडम्स। Legislature cannot restrict these freedoms beyond the requirement of Article 19 subclause 2 and Article 19(6). Following are restrictions given in Article 19 subclause 2 to Article 19(6). तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 और से 19 सब क्लॉज 6 में कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। सेकंड है फ्रेंडली रिलेशन विथ द फॉरेन स्टेट। थर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फोर्थ डिफेमेशन। फिफ्थ जो है वो डिसेंसी एंड मोरालिटी। सिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। सेवन है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब एंड गवर्नमेंट प्रिविलेजेस एंड गवर्नमेंट सीक्रेट्स। इन सिचुएशन में जो फ्रीडम दिए हैं वो
करटेल हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस है जो किस सिचुएशन में दिए जाते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो एक टोटली हम फ्रीडम्स देखते हैं वन टू लास्ट। तो फर्स्ट जो है वो देखते हैं में फर्स्ट जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A में कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द सेफगार्ड ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ की जो लोकशाही है उसके लिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक सेफगार्ड है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A guarantees to all citizens to the right freedom of speech and expression, but Article 19 सब क्लॉज 2 reasonable restriction on this freedom। तो इसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शन आते हैं। इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इसमें राइट है आपको इंफॉर्मेशन रिसीव करने की, या कुछ आइडियाज़ है वो एक्सप्रेस करने की, या अगर कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसे सीक्रेट रखने की, वो राइट है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में। बहुत से राइट इसमें इंक्लूड है, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस इसमें भी इंक्लूड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। तो इसमें एक केस लॉज है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नरेन ईयर 1975 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट हिल्ड दैट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A नॉट ओनली गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट आल्सो एंश्योर एंड कंफरेंस the right of citizens known the right to receive information regarding matters of public concern। तो इसमें रिसीव इन्फॉर्मेशन, राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन के बारे में बताए गए हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कंसेप्ट जो है वो फर्स्ट यूएसए में आया था। फर्स्ट यूएसए में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू स्पेशली प्रोटेक्ट द फ्री प्रेस, तो इसे प्रोटेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद हमारे यहाँ का जो फोर्थ पिलर माना जाता है प्रेस या मीडिया, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारे इंडिया में इससे हमारे इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो इम्प्लाइड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में इसे इंक्लूड कर दिया गया था। देयर इज अ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस एज सच। द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिगार्डेड एज स्पेसीज ऑफ विच फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन इज चेंज। The Supreme Court has laid emphasis in several cases on the importance of the maintaining freedom of press in democratic society। तो इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस आर्टिकल में इस 19 सब क्लॉज 1 में इंक्लूड कर दिया गया है। यह एक इसका जीन्स है एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कहता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट केस जो है रमेश Thapar versus Madras Air 1960। In this case, executive were authorized by law to impose ban on the entry on any circulation of newspaper journal within a state. It was held by Supreme Court that is violated to Article 19 sub clause 1, held that restriction are not reasonable। इसके बारे में कहा गया था। तो इसमें और एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक केस लॉज है जो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें होमोसेक्सुअल इसके बारे में आर्टिकल जो सेक्शन 377 आईपीसी का था उसे एबडक्ट कर दिया गया था। उसके बारे में एक केस लॉ इम्पोर्टेंट है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसको इक्वेलिटी दिखाता है। तो इसमें और एक केस लॉ जो फेमस है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एयर 1986 का। तो इसमें इसे नेशनल एंथम केस भी कहा जाता है। इसमें जेहोवा बेलिफ के 3 स्टूडेंट थे, जो ऑल स्टूडेंट जब नेशनल एंथम फिल्म स्टार्ट होने के बाद जो फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम शुरू करते थे, तब नेशनल एंथम के बाद शुरू होने के बाद वो सब स्टूडेंट खड़े हुए थे जो फिल्म देखने आए थे सब लोग। तो इसमें ये 3 स्टूडेंट भी खड़े थे। तो इसमें जब नेशनल एंथम शुरू हुआ तो सब लोग गा रहे थे नेशनल एंथम को, ओनली ये 3 स्टूडेंट थे जो अटेंशन में खड़े थे लेकिन गा नहीं रहे थे उस सॉन्ग को। तो इसके बारे तो इनके आगे इसमें केस कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था तो हाई कोर्ट ने भी उन्हें कंफर्म किया था कि उन्होंने एक ब्रीच किया है जो हमारे इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशन है उनके। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उन्होंने कहा था कि ये अटेंशन में खड़े थे तो ये नेशनल एंथम गाए ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका एक केस इंपॉर्टेंट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कहता है। तो इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है तो ये
कवर होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो इसमें जो केस लॉज है इंपॉर्टेंट, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली ईयर 1950। तो इस केस में लॉ इम्पोजिंग प्री censorship on a newspaper and prohibiting its own view on the burning topics of the day has been held violation to the Article 19 subclause 1A because liberty to press is an essential part of the freedom of speech and expression। तो ये प्रेस को फ्रीडम देता है, इसके बारे में केस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें और एक केस था जो सकाल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का, जो कि कहता है वही फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में ही इम्पोर्टेंस जजमेंट है। तो नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू, राइट टू रिमेन साइलेंट, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीज़ें ये बताई नहीं गई है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूड होती है। सेकंड जो हमारा आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1B कहता है। तो इसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देता है इस फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड पीसफुल विदाउट आर्म्स को। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो असेंबली कैसी होनी चाहिए, तो द असेंबली मस्ट बी पीसफुली, शांततापूर्ण होनी चाहिए। इट मस्ट बी विदाउट आर्म, विदाउट आर्म से कुछ लोग इकट्ठा बन सकते हैं, वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट का यूज़ कर सकते हैं। विदाउट आर्म्स कोई भी वेपन लेके नहीं इकट्ठा खड़े हो सकते। थर्ड जो है द स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, तो ऐसे कुछ सिचुएशन है जिससे अगर स्टेट को लगता है कि उन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए उस ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, तो ये लगा सकता है, उस स्टेट को पावर है। तो इनमें जो लीगल प्रोसेस है, क्रिमिनल ट्रेसपास है या क्रिमिनल फोर्स है, यूज फोर्स है या पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है अगर कोई अपने राइट को वायलेट करता है किसी के। तो ये फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड पीसफुल विदाउट आर्म्स, तो ये इस एक्ट में बताया गया है। तो नेक्स्ट जो है वो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, तो ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1C में बताया गया है कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, अगर कोई किसी फैक्ट्री में या कोई अगर कहीं पे अगर कोई मजदूर काम कर रहे हैं तो ये यूनियन बना सकते हैं, उनकी एसोसिएशन बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ की जो इंडियन कंट्री में जो डेमोक्रेसी को यूज़ किया जाता है, लोकशाही, तो उसमें ये फ्रीडम दिया गया है उन मजदूरों को। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 में दिए गए हैं। तो इसमें सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन बेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं अगर कोई वायलेशन करता है। तो इसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन मीन्स द राइट voluntarily to be a member of an association. A law empower the state government to declare an association unlawfully on the ground that such association constituted a danger to public peace or interfere with the maintenance of the public order or the administration of the law। तो अगर कोई एसोसिएशन या यूनियन जो है वो अगर किसी पब्लिक पीस के लिए डेंजर है तो इसमें उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो इसमें एक केस है जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल, तो इसमें 1962 की थी। तो इसमें राइट टू स्ट्राइक और लॉकआउट, तो ये इनको राइट नहीं दिए गए थे। ये आर्टिकल जो हमारा 19 सब क्लॉज 1C जो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, इसमें कवर नहीं होता, इसके बारे में केस इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1D में कहा गया है। फ्रीडम टू मूवमेंट, अगर कोई भी पर्सन हमारे इंडिया की टेरिटरी में, इंडियन सिटीजन जो है इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी जा सकता है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंटायर कंट्री इज वन यूनिट, go whoever you like in India territory without any restriction। किसी भी बंधन, किसी को भी बंधन नहीं होगा, वो इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया के जो क्षेत्र है, सीमा है, उनमें कहीं भी जा सकता है, उनको फ्रीडम है, फ्रीडम टू मूवमेंट। इसमें रिस्ट्रिक्शन जो है तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में दिए गए हैं इस
आर्टिकल में। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है वो जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो कर्टेल कर सकता है। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, तो ये जनरल पब्लिक के लिए हार्म होगा तो ये फ्रीडम फ्रीडम टू मूवमेंट नहीं ये राइट दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कम्युनिटी के जो पर्सन है उनके राइट को अगर वायलेट होता है तो ये उस क्षेत्र में उस शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया में जाने से रोक सकते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को अपोज करता है। तो ये 19 सब क्लॉज 5 में दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो है वो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, तो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस ये कॉमन है, ये इक्वल है। तो इसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1E जो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस कहता है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी जाके रह सकता है। तो इसमें द सिटीजन आर फ्री टू रिसाइड सेटल एनीवेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एक ऑब्जेक्टिव जो है एम टू बी रिमूव इंटरनल बैरियर्स। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन कौन से बेस पे लगाए जाते हैं, इसमें टू टाइप के हैं जो कि राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में दिए गए वही रिस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में वो फ्रीडम ऑफ रिसाइड के लिए भी लागू है। फर्स्ट जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और सेकंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। ये दो कंडीशन है जो अभी हमने डिस्कस की है। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1E जो फ्रीडम ऑफ रिसाइड ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आर these are part of the same right, are complementary, often together. These rights apply only citizen and non to the foreigner। तो ये ओनली सिटीजन के लिए ही ये राइट है, तो अदर फॉरेनर के लिए फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फ्रीडम्स है। इसमें लास्ट जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1G में कहा गया है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन जो दिए गए हैं वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 में दिए गए हैं, वही रिस्ट्रिक्शन इस आर्टिकल को लगते हैं जो कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस के बारे में कहता है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो इसमें कोई भी पर्सन उस प्रोफेशन में या ऑक्यूपेशन या ट्रेड और बिजनेस कर सकता है, उनको फ्रीडम है। तो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए कि स्टेट को पावर दी कि वो उन अगर कोई जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को वायलेट करता है या कोई तो उनके राइट जो है वो कर्टेल किए जाते हैं। तो इसमें तीन कंडीशन जो है, फर्स्ट जो है वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, सेकंड जो है एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो वो एक क्वालिफिकेशन उसको होना चाहिए जो कि प्रोफेशन में है, जो ऑक्यूपेशन में है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, नेसेसरी फॉर द प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो नेक्स्ट जो थर्ड है एनी लॉ ऑथोराइजिंग द कैरिंग बाय स्टेट और बाय द कॉरपोरेशन ओन और कंट्रोल बाय द स्टेट इफ एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस to the exclusion complete और partially of the citizen और otherwise। तो इसलिए तीन इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। तो इसमें केस है जो शिवौर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एयर 1975 का। द सुप्रीम कोर्ट हिल्ड दैट देयर वाज नो फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन ट्रेड इन लिकर बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड हार्मफुल एंड डेंजरस कैरेक्टर ऑफ द लिकर। तो इसमें जो लिकर बेचने का जो राइट मांग रहे थे, जो कि ये फंडामेंटल राइट कह रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो पब्लिक मोरालिटी को हार्म करता है, पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करता है या डेंजरस कैरेक्टर ऑफ द लिकर, तो ये इसके बारे में बताया गया है। तो लिकर कोई बेच नहीं सकता, ये फंडामेंटल राइट नहीं, ऐसा कहा गया है। तो नेक्स्ट जो है वो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस मैकडॉल एयर 1996 का, जो कोर्ट हिल्ड दैट even if trade in intoxicating liquor falls within the scope of Article 19 subclause G, the state could still impose restriction or even prohibition on the trade on intoxication liquor। तो ये भी intoxication liquor के बारे में ही कहता है। तो आज हमने ये 6 फ्रीडम देखे हैं और साथ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इनको भी हमने गो थ्रोली देखा है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
थैंक यू।